वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहली चीज़, वेब डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट, ठीक है? जो भी हम लोग वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं, सर्फ करते हैं, हमको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, इंटरनेट पे हम लोग जाते हैं, सर्च करते हैं, तुरंत मिल जाती है और वो मिलती कहाँ पर है? किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर। तो वो वेबसाइट बनाने वाले जो बंदे होते हैं, उनको वेब डेवलपर बोला जाता है और जो वेबसाइट बनती है, उसको वेब डेवलपमेंट बोला जाता है, पूरे प्रोसेस को। तो इट इज़ द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। तो हम एक एसेंशियली कर क्या रहे हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि बजाय कि इंस्टॉल होने के हमारे फ़ोन में या फिर हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, हम लोग उसको थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और एक एग्ज़ाम्पल उसका क्या है, जैसे कि वेबसाइट। वेबसाइट वर्क कैसे करती है? वेबसाइट कुछ भी नहीं है, कुछ बंच ऑफ फाइल्स होती है हमारे पास। उन फाइल्स के अंदर एक तुम्हारी एचटीएमएल की फाइल होती है, एक सीएसएस की फाइल होती है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, थोड़ी बहुत और फाइल्स होती हैं, उनके बारे में आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सारी फाइल्स होती हैं, उनका एक बंडल बना दिया जाता है और उसको एक कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करके लेते हैं, जिस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर, ठीक है? बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, 24/7 रन कर रहा होता है, तो वो लोग हम लोग उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर नहीं रख सकते हैं। इस वजह से हम लोग उसको सर्वर के ऊपर रखते हैं। The server is connected to the internet which eventually loads the website on the browser, यानी कि क्लाइंट के ऊपर। ब्राउज़र को टेक फील्ड में क्लाइंट भी बोला जाता है। तो सर्वर क्या करता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और जब भी हम लोग उसको कॉल करते हैं वेबसाइट को, तो वहाँ से उसको लोड करता है और इंटरनेट के थ्रू हमको हमारे डिवाइस पे शो कर देता है जब भी हम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो। यहाँ पे मैं पूरा एक बार प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली वेबसाइट काम कैसे करती है। तो जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो एज़ अ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो उसमें कैसे काम करता है कि हम लोग कुछ फाइल्स बनाते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह की। उसका एक पैकेज बनाते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, आगे सर्वर के ऊपर स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है? और सर्वर के बाद जो फाइल्स होती हैं, वो कहाँ पर जाती हैं, हम लोग सर्वर के ऊपर जाके उसको एक डोमेन के अंदर सेट कर देते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं? अगर जैसे मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, ठीक? और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे google.com, मैं यहाँ पे गया, तो ये जो google.com यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको डोमेन नेम बोला जाता है। यानी कि वेबसाइट का नेम जो हमारा होता है, उसको डोमेन नेम बोला जाता है। जितनी भी ये वेबसाइट की फाइल्स हैं, तो गूगल वालों ने जितनी भी अपनी वेबसाइट बना रखी है, जितनी भी फाइल्स हैं उनकी एचटीएमएल की, जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो सारी की सारी जो भी फाइल्स हैं, वो एक डोमेन, इस वाले डोमेन के ऊपर सेट हो रखी हैं। तो जब भी हम इस डोमेन को कॉल करेंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिकली यही वाला पेज निकल कर आएगा। अब एक बार क्लाइंट साइड से देख लेते हैं कि जब हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरीके से करते हैं। हम लोग डोमेन डालते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करा था, गूगल डोमेन के नाम से जो मैंने अभी लिखा था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी डाटा था वो पूरा का पूरा क्या जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। जब भी मैं google.com सर्च करूँगा, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी हमारे ब्राउज़र के थ्रू कि हमको स्पेसिफिकली यही वाला डोमेन चाहिए और ये वाला डोमेन फिर सर्च किया जाता है डाटाबेस के अंदर। क्योंकि डाटाबेस में सिर्फ़ तुम्हारी वेबसाइट नहीं है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे आके सर्च करना पड़ेगा, जो कि डोमेन नेम के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट, वो वहाँ से जाके वो वाली सारी की सारी फाइल्स निकालता है, जो कि फ्रंट एंड में हमको शो करनी होती है, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली सर्व कर पाते हैं, जो कि फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे अमेज़न चला रहे हैं या फ्लिपकार्ट वगैरह चला रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे amazon.com डॉट इन लिखता हूँ या डॉट कॉम करूँगा, तो उसमें यूनिवर्सल आएगा। डॉट इन पे जाऊँगा, तो ये अमेज़न की जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर लोड कर दी हैं। ओके। वेबसाइट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं बेसिकली। पहली टाइप होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी वेबसाइट होती है हमारे पास डायनामिक। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है बहुत कॉमन सा। अ, भाई भाई हाँ भाई, कुछ पूछ एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। भाई एक बात बताओ, मतलब कि जो डॉट इन है, ठीक है? हाँ। तो अमेज़न इंडिया के लिए सर, हुँ, ठीक है? हाँ, तो ऐसी मतलब अदर कंट्रीज के भी खुद के होते होंगे डोमेन। बिल्कुल। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन से मतलब कोई साइट खोलता हूँ, डोमेन डाल देता हूँ मैं, ठीक है? जैसे मतलब कि मैंने अपनी कंट्री का डोमेन डाल दिया amazon.in करके, ठीक है? हाँ। तो वो खुल जाएगा। बट मैं क्या amazon.com या फिर amazon.ca.ga और मतलब कि कर सकता हूँ ओपन, जो कि दूसरी कंट्रीज का है या फिर यूनिवर्सल है, वो खुल जाएगा मेरे पास? सबसे बड़ी करके देख लो। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल चला रहे हैं डॉट इन, जो कि इंडिया के लिए होता है, और डॉट कॉम भी वैसे यूनिवर्सल होता है, तो इस वजह से वो भी चल जाता है। बट डॉट कॉम में हमारे पास जितनी भी शिपिंग होती है, वो थोड़ा-सा चेंज आता है। तो यहाँ पर जितने भी तुम्हारी प्राइसिंग वगैरह आएगी, वो डॉलर्स के हिसाब से आती है, क्योंकि यूनिवर्सल में उसी हिसाब से चलता है, और तुमको जो होम पेज दिखेगा, वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो तुम दूसरी वेबसाइट का हाँ। चला सकते हो। वो डिपेंड करता है कि जिसने वेबसाइट बनाई है,
उसने परमिशन दे रखी है तुम लोगों को उनकी कंट्री की वेबसाइट चलाने की या फिर नहीं दे रखी है? अब जैसे अगर मैं अमेज़न के ये ऊपर डॉट सी करना भाई, क्या चीज़? डॉट सी। .ca हाँ। और ये है .ca ये वाली, आ गया। ठीक है? तो बेसिकली यही चीज़ है कि भाई डिपेंड करता है कि ज़्यादातर जो कंपनी वाले होते हैं वो इस तरीके से करके रखते हैं कि अगर तुम जैसे इंडिया से बिलोंग करते हो और तुम .com चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे .com चलाया था, तो यहाँ पर उसको पता चल गया था कि हम लोग इंडिया से सर्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस से पता चल जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अभी amazon.com पे हो और आप इंडिया से शॉप कर रहे हो, तो आपको amazon.in पे जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से फिर शिपिंग होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, अरे इस वजह से। अमेज़न का तो यार मतलब अमेज़न तो खुल जाता है बेसिकली, क्योंकि वो हाँ, शॉपिंग साइट है। मैं हाँ। और भी साइट्स की बात कर रहा था जो बाकी साइट्स का वही तो बता रहा हूँ कि अगर बाकी साइट्स को तुमको देखना है, तो वो डिपेंड करता है कि आगे डेवलपर्स ने तुमको परमिशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। ज़्यादातर जो कंपनी वाले होते हैं, वो वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देते हैं, वो किसी और कंट्री पे तुम्हें जाने ही नहीं देते। तुम किसी और कंट्री पे जाने की कोशिश करोगे, वो लोकेशन को एक्सेस करके तुम्हें उसी कंट्री की लोकेशन पे ले जाएँगे वापस, जहाँ से तुम सर्फ कर रहे हो। हुँ, तो हुँ। अगर ज़्यादातर तुमको इसमें ये करना होता है कि तुमको किसी और कंट्री की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो तुमको वीपीएन वगैरह यूज़ करना पड़ता है। समझ गया, समझ गया। ठीक? ठीक है। ये था हमारे पास वेबसाइट का कि बेसिकली हमारी वेबसाइट कैसे काम करती है। कुछ फाइल्स होती हैं डाटाबेस के ऊपर, हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं और डाटाबेस में ढूँढने के लिए हम लोग उसके डोमेन का यूज़ करते हैं। तो जो हम डाटाबेस पे स्टोर करके रखते हैं, जब भी हम लोग परचेज़ करने जाते हैं ये वाली सर्विसेज़, तुमने गोडैडी वगैरह की ऐड वगैरह देखी होंगी, ठीक है? या होस्टिंजर की ऐड्स आती हैं, बहुत सारी हैं, नेमचिप के नाम से ऐड आती है। तो वो लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं तुमको, 2 चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं बेसिक, जो कि पहली चीज़ होती है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब सर्वर के ऊपर तुमको एक छोटा-सा स्पेस दे दिया जाता है कि तुम यहाँ पर अपनी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो, बट उसके बदले में हमको पे करना पड़ता है क्योंकि वो हमारा सिस्टम नहीं है, ठीक है? सेकंड चीज़ तुमको प्रोवाइड कराई जाती है डोमेन नेम, क्योंकि उसी एक ही सिस्टम पे बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो वहाँ पर वो खो ना जाए, इस वजह से तुम्हारी फाइल्स को एक नेम दे दिया जाता है जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो उस डोमेन नेम को जब भी तुम कॉल करोगे तो तुम्हारी ही वेबसाइट की फाइल्स आएँगी और कोई भी नहीं आएगी, ठीक है? जैसे हम लोगों को पैदा होते ही एक नाम दे दिया जाता है, ऐसे ही हम लोग वेबसाइट को बनाते ही एक नाम दे देते हैं, सिंपल। तो 2 तरीके की वेबसाइट होती है हमारे पास, नेक्स्ट एक स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है हमारे पास एक डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट ईज़ी टू बिल्ड होती है, होस्टिंग इसकी बहुत चीप होती है, बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है, यानी कि अगर हम इसकी एक नेगेटिव साइड को देखें कि इसका जो कंटेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है? उसका कंटेंट तुम चेंज नहीं कर सकते, ना ही वेबसाइट में आगे से चेंज हो सकता है। अगर उसका कंटेंट तुम्हें चेंज करना है, तो तुमको उसके कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। ज़्यादातर जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो यूज़ करी जाती है जैसे पोर्टफ़ोलियो वगैरह की वेबसाइट जो होती हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि उसमें कंटेंट हमेशा सेम ही रहता है, जब भी तुम्हें चेंज करना होता है तब तुम खुद चेंज करते हो, कोई और चेंज नहीं करता। सेकंड चीज़ जो कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, वो होती है डायनामिक वेबसाइट। बनाने के लिए थोड़ी-सी हार्ड होती है, उतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट से थोड़ी-सी ज़्यादा कॉस्टली होती है बनाने में, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उसमें, बैकएंड भी साथ में इंक्लूड हो रहा है। अभी बताऊँगा फ्रंट एंड, बैकएंड क्या होता है, ठीक है? और एक ख़ास बात इसकी क्या है कि ईज़िली एडिट द कंटेंट बाय देयर ओन, तो हम लोग उसमें आसानी से उसका कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे कि फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट बोल सकते हो, या जैसे हम लोग यूट्यूब को ले सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ले सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न। डायनामिक उसमें क्या है, उसमें हम लोग बिना कोड को चेंज करे अपना होम पेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब है, उसमें मैं सेम वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यूट्यूब.com के ऊपर जा रहा हूँ, उसमें मेरा होम पेज अलग दिखेगा। अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा होम पेज क थोड़ा-सा अलग दिखेगा, और तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसका होम पेज अलग दिखेगा। और ये सब अलग-अलग करने के लिए डेवलपर्स को कोड में चेंज नहीं करना पड़ता, ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। इसको डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक? फ्रंट एंड और बैक एंड देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें बेसिकली तुम्हारा सिर्फ फ्रंट एंड का ही काम होता है, बट जो डायनामिक वेबसाइट होती है उसमें साथ में हमको बैक एंड भी यूज़ करना पड़ता है। बट ये फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है? तो फ्रंट एंड इज़ व्हाटएवर यू सी ऑन द ब्राउज़र इज़ फ्रंट एंड। जो भी तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हो ना वेबसाइट चलाते हुए, वो सारा का सारा वेबसाइट है, वो सारा का सारा फ्रंट एंड है। इसको क्लाइंट साइड बोलते हैं जब भी फ्रंट एंड के ऊपर हम काम करते हैं, जो कि अभी ये वाला कोर्स चल रहा है, तुम्हारा बूट कैंप चल रहा है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का या फिर वेब डिज़ाइन जिसको बोलते हैं। जो भी तुम देखते हो उसको बनाना।
बैकएंड क्या है? द पार्ट यू कैन सी ऑन द ब्राउज़र बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक ऐसा पार्ट है जो कि तुम ब्राउज़र के ऊपर कभी भी देख नहीं सकते बैकएंड को, कि बैकएंड में क्या काम चल रहा है। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बैकएंड को हटा दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट चलनी बंद हो जाएँगी। यू वर्क ऑन फंक्शंस एंड लॉजिक्स, ठीक है? अलग-अलग फंक्शंस चलते हैं, लॉजिक चलते हैं। एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। एक रेस्टोरेंट होता है ना, वो एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है एक कंप्लीट वेबसाइट का, ठीक है? तो रेस्टोरेंट के अंदर फ्रंट एंड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सीटिंग है हमारे पास, डेकोरेशन का सामान है, एक भी रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हमको सीटिंग दिखाई देती है। एज़ अ कस्टमर हम लोग जा रहे हैं, तब की बात बता रहा हूँ। हमको सीटिंग दिखाई दे रही है, हमको डेकोरेशन दिखाई दे रही है, हमको फूड सर्व किया जा रहा है, ठीक है? तुम्हारे पास फूड आ रहा है, तुम्हारे जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो वाला फूड, ठीक है? और साथ में वेटर्स वगैरह तुम्हारा ऑर्डर लेने के लिए या कोई भी कंप्लेंट है, उसकी टेक करने के लिए या तुमको टेबल चाहिए, उसके लिए अलग-अलग रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठे होते हैं। तो जो भी चीज़ क्लाइंट साइड में तुमको दिखाई दे रही है सामने से, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। डिफरेंस क्या है बैकएंड में? बैकएंड में क्या आ गया, जहाँ भी अब हम आ जाते हैं किचन के पीछे की साइड में, ठीक है? जहाँ पे किचन है और अंदर शोरूम वगैरह बना हुआ है, तो जहाँ पे भी जो तुम्हारे रॉ मटेरियल है वो स्टोर करे जा रहे हैं, सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट हैं, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें इनको स्टोर करके रख रहे हैं हम लोग, ठीक है? जितनी भी मशीनरी लगी हुई है वहाँ पे सामान बनाने के लिए, ठीक है? मशीन्स लगा रखी हैं, जैसे ओवन वगैरह हैं तुम्हारे पास या फिर अलग से स्टोव वगैरह लगा रखे हैं, वो सारी चीज़ें कुक्स वहाँ पर काम कर रहे हैं प्रॉपर खाना वगैरह बनाने के लिए, और जो डिश प्रिपेयर करने के लिए पूरा के पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ क्या आती है? ये सारी चीज़ बैकएंड के अंडर में आती है। अब फ्रंट एंड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर जाएगा और उसको कुछ दिखेगा ही नहीं तो खाना कैसे खाएगा? बैठेगा कहाँ पे? डेकोरेशन अच्छी नहीं होगी तो बैठने का मन भी नहीं करेगा। और बैकएंड भी ज़रूरी है कि अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा, कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होगा, कोई खाना बनाने का प्रोसेस नहीं होगा, तो वेबसाइट चलेगी भी नहीं। तो इसी वजह से जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वेबसाइट को फुली फंक्शन बनाने के लिए। क्लियर हो गया ना इतना? एक बार चैट हाँ में भाई। यस लिख देना अगर हाँ, क्लियर हो गया हाँ तो। भाई क्लियर है। ठीक। तो अब थोड़े से अपने एडवांस चीज़ पे आ जाते हैं। जब भी हम लोगों को वेबसाइट वगैरह डेवलप करनी होती है, तो हम लोगों को कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उन टूल्स के बिना तुम लोग वेबसाइट को बना नहीं सकते, और उन टूल्स के लिए हमको सबसे पहले चाहिए कोड एडिटर। कोड एडिटर को हम लोग आईडीई भी बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और एक ऐसा टूल है जहाँ पर हम लोग या तो कोड को राइट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि तुम लोग कोड को राइट और एडिट तो नोटपैड में भी कर सकते हो, जो कि विंडोज़ के साथ ऑटोमैटिकली आता है पहले से इंस्टॉल होके। बट कोड एडिटर में क्या है, वहाँ पे तुम एफिशिएंटली काम कर सकते हो। वहाँ पे कोड एडिटर को ऑलरेडी पता होता है कि तुम लोग क्या कोड करने वाले हो, और तुमको पहले से सजेशंस मिलने चालू हो जाते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे बहुत नीट तरीके से कोड को लिखा जाता है, इस वजह से थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लग जाता है। नोटपैड में तुमको वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें कि किसी कोड एडिटर के या फिर एक आईडीई के, तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर चलता है वो चलता है वीएस कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है। दूसरा है सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, इसके अलावा एनाकोंडा वगैरह, स्पाइडर 3 और भी बहुत सारे होते हैं। बट हम लोग बेसिकली स्पेशली इस कोर्स में वीएस कोड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, और दूसरी बात उसमें एक्सटेंशंस का यूज़ करके तुम उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वो फ्री है, ठीक है? कुछ पेड कोड एडिटर भी आते हैं, बट हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक फ्रंट एंड देख लेते हैं। बेसिक फ्रंट एंड में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बेसिक की अगर हम एक बात करें कि इनके बिना कुछ भी नहीं चल पाएगा हमारा, तो उसके अंदर मेन 3 ही चीज़ें होती हैं। पहला है एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस और तीसरी है जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, सीएसएस एक स्टाइल शीट है और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रॉपर। कोई इश्यू है? नहीं नहीं भाई। एचटीएमएल के बारे में देख लेते हैं। एचटीएमएल इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल जो है वो क्या करती है, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो भी कुछ दिख रहा है तुमको, कोई इमेज दिख रही है तुम्हें, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, कोई हेडिंग दिख रही है, कोई फॉर्म दिख रहा है, कोई इनपुट फील्ड दिख रही है तुम्हें, कोई बटन दिख रहा है, जो भी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा एचटीएमएल प्रोवाइड कराती है। It's a main file that loads on the browser and we use HTML tags to denote different types of content. तो जब भी हम लोग एक वेबसाइट को लोड करते हैं, डोमेन नेम को हम कॉल करते हैं और सबसे पहले जो भी हमको कंटेंट दिखाई देता है, उसमें जो मेन फाइल होती है, सबसे पहले जो लोड होती है, वो HTML की फाइल होती है। अगर HTML की फाइल तुम्हारे क्या कहते हैं कोड में नहीं होगी, तो कुछ भी लोड नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब भी हमको अलग-अलग चीज़ें दिखानी होती हैं HTML के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अलग-अलग HTML टैग्स का यूज़ करते हैं।
जैसे कि हेडिंग के लिए अलग टैग होता है, इमेज के लिए अलग टैग होता है, पैराग्राफ के लिए अलग टैग होता है, फॉर्म के लिए अलग टैग होता है, किसी बटन के लिए अलग टैग होता है। अगर मैं इसको एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ कनेक्ट करूँ, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हम लोग हमारी ह्यूमन बॉडी को लेते हैं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जैसे स्केलेटन होता है कि स्केलेटन के बिना ह्यूमन बॉडी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एचटीएमएल को एज़ अ वेबसाइट का स्केलेटन बोल सकते हैं। ये हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारी वेबसाइट के लिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें उसके ऊपर कन्वर्ट नहीं हो पाएँगी और फिर हमारी वेबसाइट नहीं बन पाएगी, सेम टू सेम जैसे हमारी बॉडी के साथ होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास सीएसएस। सीएसएस को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का काम क्या होता है? तुमको अब तुमने एचटीएमएल के ऊपर कोई भी कंटेंट लिखा, वो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। उसमें तुम कोई कलर्स ऐड नहीं कर सकते, कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते और एचटीएमएल जितना भी चलता है, वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में, अपर साइड में चलता है। अब उसमें तुमको कोई कलर चेंज करना है टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कोई फ़ॉन्ट डिफरेंट यूज़ करना है, तुमको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है एचटीएमएल के साथ जो आ रहा है, तुमको किसी एलिमेंट की पोज़ीशन पसंद नहीं आ रही है, कोई इमेज है, अब जैसे मेरी ये वाली इमेज है, ये राइट हैंड साइड में है, बट अगर मैं इसको एचटीएमएल में लगाऊँगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो राइट हैंड साइड में चाहिए। तो मैं एचटीएमएल की मदद से नहीं कर सकता उसको, उसके लिए मेरे को सीएसएस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कनेक्ट करूँ इसको वापस हमारी ह्यूमन बॉडी से, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्केलेटन के ऊपर मसल्स चढ़ जाती हैं और उसके बाद हम लोग अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कपड़े पहनते हैं और अलग-अलग हम फिर दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर अंदर से स्केलेटन देखें, तो ऑलमोस्ट सबका स्केलेटन सेम ही होता है। बट उसके बाद हम लोग किस तरीके से दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसी है और उसके अलावा हम लोग कपड़े किस तरीके से पहनते हैं, इससे हम लोग अलग-अलग दिखाई देते हैं। सेम चीज़ वेबसाइट के साथ भी है, स्केलेटन सबका सेम रहता है, बट अंदर की जो उसके बाहर जो स्टाइलिंग है, उसकी वजह से बिल्कुल लुक एंड फील अलग हो जाती है हमारी वेबसाइट की। लास्ट चीज़ आती है हमारे पास जो बेसिक फ्रंट एंड में हम लोग सीखने वाले हैं, वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको अगर मैं अपने ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट करूँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, ऐसे ही वेबसाइट का एक ब्रेन जो होता है, वो होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देने का कि भाई जब भी हम लोग बोल रहे हैं वेबसाइट को कुछ करने के लिए, जैसे कि हम लोग अमेज़न में गए, ठीक है? हम लोग यहाँ अमेज़न पे गए और मैं वापस इसको डॉट इन कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे गए और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला है, ये जो अभी चल रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो वेबसाइट को पता है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको इस वाले पेज पर ही लेकर आना है मुझे, ठीक है? वेबसाइट को ये चीज़ पता है कि मेरे को इसी वाले पेज पर लेके आना है। बट ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये चीज़ ना तुम एचटीएमएल से बता सकते हो, ना ही ये वाली चीज़ तुम सीएसएस से बता सकते हो। ये चीज़ बताएगी वेबसाइट का ब्रेन यानी कि जावास्क्रिप्ट, कि कोई भी बंदा किसी बटन पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्ट करना है उसको या किसी ने लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल या पासवर्ड डाला है, तो वो वाला ईमेल पासवर्ड भेजना कहाँ पर है, कैसे भेजना है, वो वाला सारा का सारा काम कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं एक बहुत बेसिक सा तुमको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो उसमें क्या होता है, तुम लोग ज़्यादातर वेबसाइट में जैसे अमेज़न का ही एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं इनकॉग्निटो टैब पे दिखाता हूँ। तो जैसे हम लोग सबसे लास्ट में चले आते हैं पेज के, ठीक? सबसे लास्ट में गए और अब मेरे को वापस टॉप पे जाना है, तो मेरे को वापस स्क्रॉल करके पूरा का पूरा जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अब आलसी हूँ, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो सकता है। तो इसलिए अमेज़न ने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक बैक टू टॉप का बटन देते हैं। गायब कर दिया, रिफ्रेश करके, ये रहा। यहाँ पर है, बैक टू टॉप का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो डायरेक्ट जो वेबसाइट है, वो सीधा टॉप पे लेकर आ जाएगी, जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है। तो ये वाला जो काम था, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो ये 3 हमारे पास बेसिक चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी होता है कि जो यूज़र देखता है सामने, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें क्लियर हैं? कोई हाँ भाई, डाउट? क्लियर है। जो अगर पॉपअप आता है स्क्रीन्स पे मेरे क्लिक करने पे, वो भी जावास्क्रिप्ट जेएस पे काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो तुम लोग किसी भी नई वेबसाइट पे जाते हो, वो पहले तो तुम्हारे पास कुकीज़ के लिए आता है या प्राइवेसी के लिए आता है, तुम्हारे पास अलग-अलग पॉपअप्स आते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आते हैं। उसके अलावा तुम कहीं कभी मैप वगैरह खोल लेते हो किसी वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे ऊपर पॉपअप आता है कि दिस वांट्स टू नो योर लोकेशन, ऊपर पॉपअप आता है ना अलाउ या डिनाई करने के लिए, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है, ठीक है? उसके अलावा और भी जितने भी पॉपअप्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू आते हैं, तो तुम लोग वो भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद। और भाई, अगर एक बात बताओ, जैसे सीएसएस है, ठीक है? हाँ।
तो एचटीएमएल में तो मैं अपने फ्रंट मतलब अपनी वेबसाइट का पूरा फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ ना, मतलब जैसे येलो कर सकता हूँ, ब्लैक कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, या फिर यार मैं इसकी राइटिंग चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ। सीएसएस का मतलब मेन रोल है क्या? ये सीएसएस मेरे को नहीं आता, मेरे को जीएस आता है सिर्फ। मैं बताता हूँ, एचटीएमएल का जैसे मैंने भी बताया था कि वो तुमको एक सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। एचटीएमएल जब स्टार्टिंग में आया था तब उसके अंदर बेसिक स्टाइलिंग भी नहीं थी, अब हमने धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी स्टार्ट कर दी थी सीएसएस के आने से पहले। बट एचटीएमएल जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था जब हम लोगों को उसकी स्टाइल करने की बात आ रही थी, तो उसमें पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहे थे हम लोगों को कोई। जैसे मैंने अभी जो इमेज तुमको सामने दिख रही है वो एकदम सेंटर में है, तो हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे कि हमको कोई भी इमेज जो है वो एकदम सेंटर में लेके आनी है, या तो हम लेफ्ट में लेके आ पा रहे थे या फिर हम राइट में लेकर आ पा रहे थे। सेंटर में नहीं ला पा रहे थे या कहीं और लेकर आनी है, वहाँ पर नहीं लेके आ पा रहे थे। कोई कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करना है हमको कहीं और से निकाल के, जो कि हमारा ब्राउज़र ऑलरेडी हमको साथ में नहीं देता है, वो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से सीएसएस को इन्वेंट करा गया था कि इसकी मदद से हम लोग अलग से पूरी स्टाइल शीट नहीं बना देंगे और वो पूरा का पूरा काम करेगी उसको डिज़ाइन करने में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। वो बाकी हम लोग जब एक बार एचटीएमएल खत्म कर लेंगे ना और उसके बाद हम लोग सीएसएस वाले पार्ट पे जाएँगे, तब एक थोड़ा हम्म, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊँगा कि क्यों हम लोग एचटीएमएल के कोड से स्टाइल नहीं करते हैं, हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं बेसिक स्टाइलिंग के लिए भी। थोड़ा बहुत स्टाइल कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहिए। हम्म, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। अब देख लेते हैं, दीज आर द बेसिक टूल्स नेसेसरी टू डेवलप फ्रंट एंड, बट वर्किंग जस्ट विद देम कैन टेक अप लॉट्स ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज अदर टूल्स टू। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ का बेसिक सीख रहे हैं, अब जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ, हम लोग एक घर बनाने लगते हैं, ठीक है। अब तुमको एक छोटी सी दीवार का एक पोर्शन बनाना है, तो तुम लोग खुद जाओगे, जाके ईंटें उठा के ले आओगे, थोड़ी बहुत सीमेंट वगैरह उठा के ले आओगे, तो गीला करके थोड़ी-सी एक दीवार का जैसे 10-12 ईंटें साथ में लगानी है, तो वो लोग तुम अपने हाथ से कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर तुम लोगों को बोला जाए कि यार तुमको एकदम जड़ से घर को बनाना स्टार्ट करना है, यानी बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है? और 5 मंजिल का घर बनाना है और फिर तुमको बोला जाए कि यार तुम जाओ और एक-एक ईंट उठा के लेकर आओ, एक-एक कट्टा सीमेंट का उठा के लेकर आओ, फिर उसको भिगाओ, फिर उसके बाद उसकी दीवारें बनानी स्टार्ट करो, फिर जो भी प्रोसेस होता है घर बनाने का, तो वो पागलपंती है। यस, राइट। फिर भाई, हाँ भाई, अरे यार ये रितेश के मामा कह रहे थे कि बिजली का मीटर नहीं लग पाता 5 मंजिले घर पे, तो 4 मंजिल का बनाएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है भाई? हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई ये रुपेश के मामा मेरे को बता रहे थे कि मतलब बिजली का मीटर नहीं लग पाता है 5 मंजिले घर पे, तो 4 मंजिल का बनाते हैं सिर्फ। ठीक है भाई, 4 मंजिल, हाँ हाँ, ठीक है? ठीक है। तो 4 मंजिल का बना लेते हैं। तो हमको 4 मंजिल का घर बनाना है, तो एक-एक ईंट ला के लगाना, वो बेवकूफ़ी रहेगी क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, गलती होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो हम लोग बेसिक, मेरा जो कहने का मतलब ये था कि हम लोग बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ करके सिर्फ़ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तुम छोटे-मोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। बट अगेन अगर तुमको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो तुम लोग आगे जाके हेवी मशीन्स का भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि घर बनाने के लिए एक्चुअली करा जाता है। लैंटर वाली मशीन आती है, ट्रक्स का यूज़ करते हैं सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेबर लगती है बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें। सेम चीज़ हमारे साथ वेबसाइट में भी होती है कि हम लोग बना सकते हैं, बट हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो काम है, जो हमारा प्रोसेस है पूरा काम करने का, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हो जाता है, हमारा टाइम बहुत कम लगता है उस चीज़ को करने में। तो बेसिक सीखने के बाद हम लोग फिर आते हैं फ्रंट एंड के टूल्स पे। एडवांस फ्रंट एंड में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सैस और इसी तरीके से टेलविंड सीएसएस भी आती है, बूटस्ट्रैप भी आती है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आती हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास जेएस फ्रेमवर्क। अच्छा, जब भी यहाँ पे तुमको कहीं पे भी जेएस लिखा हुआ दिखाई दे, तो वो शॉर्ट फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट के लिए जेएस का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और कि जावा और जावास्क्रिप्ट में कन्फ्यूज़ मत होना, दोनों एक लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा जाता है वेबसाइट बनाने के लिए और जावा का यूज़ करा जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, फ़ोन की, ठीक है? दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना। सैस के ऊपर आता है, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म होती है सैस की। सैस क्या है? एक सीएसएस का एक्सटेंशन है।
हम लोग जो सीएसएस फाइल बनाते हैं, हम लोग पूरी की पूरी वेबसाइट का या जो भी हमारा एक पेज है, उसका सारा का सारा कंटेंट हम लोग एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा इंक्लूड कर देते हैं, उसको स्टाइल करने के लिए। सैस जो है हमारा काम आसान कर देती है और उसको मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर देती है और हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को स्टाइल कर पाते हैं। अब सैस है इसी की तरह पहले सैस यूज़ करी जाती थी, आजकल टेलविंड सीएसएस बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। तो अगर फ्रेमवर्क हम लोग सीखेंगे तो हम लोग टेलविंड पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा अभी जो इस कोर्स पे है हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है, तो हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। इट हेल्प्स यू स्टाइल एचटीएमएल मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो हम लोग स्टाइल कर सकते हैं हमारी एचटीएमएल फाइल को बहुत ज़्यादा जल्दी और साथ ही साथ एफिशिएंटली भी। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जब स्टार्टिंग में वेबसाइट वगैरह बननी स्टार्ट हुई थी या वेब डेवलपमेंट नया-नया आया था, तब उतने ज़्यादा डेवलपर्स को हेडेक नहीं होती थी क्योंकि सिर्फ़ एक ही सिस्टम होता था, कंप्यूटर्स ही होते थे बस उस टाइम पे, वो भी स्क्वायर शेप में। तो बस उसी के लिए वेबसाइट बनानी होती थी और बना के हम लोग आगे क्लाइंट को पकड़ा देते थे। तो वो लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते थे क्योंकि तब फ़ोन नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे या फिर छोटी-बड़ी स्क्रीन्स अलग-अलग नहीं होती थी। बट अब जैसे-जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आगे प्रोग्रेस कर रही है, हमारे पास डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ की और शेप्स की स्क्रीन्स आ रही हैं। तो एज़ अ डेवलपर अब हमारा काम है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, वो हर स्क्रीन में ठीक दिखाई दे, अच्छी दिखाई दे, अजीब-सी ना दिखाई दे। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ से अनस्प्लैश पे चलते हैं। ठीक। unsplash.com के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि हमको फ्री में फुल एचडी क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कराती है और अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर एकदम अच्छे से हमको पूरी की पूरी वेबसाइट शो हो रही है। कोई भी इश्यू नहीं है इसमें, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ कम कर दूँ, यहाँ से मैं इसका स्क्रीन साइज़ कम करना स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जो मैंने ओपन करा उसके ऊपर ध्यान मत देना कि क्या चीज़ थी। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैं इसका स्क्रीन साइज़ धीरे-धीरे कम कर रहा हूँ और ये अभी टैबलेट की साइज़ में है, तो तुम देख सकते हो कि ये अडैप्ट कर रहा है अपने आप को उसी के हिसाब से। और कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो कि ये जो हमारे पास मेन्यू था, ये अब यहाँ पर आ गया है, जो कि डेस्कटॉप पे पूरी-पूरी स्क्रीन पे था, वैसे नहीं था। मैं इसको अगर यहाँ से टैबलेट की फ़ॉर्म से हटा के मैं इसको वापस फ़ोन के साइज़ पे ले जाता हूँ, ये आ गया फ़ोन का साइज़। तो फ़ोन में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जो कि अगेन बहुत बेटर है। और अगर यही चीज़ तुम लोग एचटीएमएल का यूज़ करके या सीएसएस का यूज़ करके डायरेक्टली करते तो स्क्रीन साइज़ जैसे ही फ़ोन के साइज़ पे आता, हमारा सारा का सारा डिज़ाइन खराब हो जाता, जो कि होगा जब हम लोग सीएसएस करेंगे तो। और वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है जिनको मल्टीपल डिवाइसेज़ पे इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का। इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखेंगे तो हम लोगों का बेसिक जो गोल होता है, वो होता है कि हम लोग एटलीस्ट 3 या 4 डिवाइस में हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहला होता है डेस्कटॉप, दूसरा होता है टैबलेट और तीसरा होता है मोबाइल। चौथा डिवाइस आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो टीवी वगैरह पे ही सर्फ करना स्टार्ट कर देते हैं या जो 4K स्क्रीन्स आती हैं, उसके ऊपर सर्फ करना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है। तो उसके लिए अलग से एक स्टाइलिंग करनी पड़ती है। तो ये जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखेंगे तब सीखेंगे कि ये सब क्या होता है। लास्ट चीज़ है हमारे पास जो कि है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो हमने जेएस फ्रेमवर्क के नाम से सीखा था। हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली 3 बहुत तगड़े बादशाह बोल सकते हैं एक तरीके से जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के, वैसे तो बहुत सारे हैं बट जो मेन इंडस्ट्री हमारी यूज़ करती है टेक इंडस्ट्री वो 3 तरीके के जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करती है। पहला है रिएक्ट जिसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू से कलर का। सेकंड है एंगुलर जो कि है ये रेड से कलर का आइकन और तीसरा है व्यू जेएस के नाम से जो कि ये थर्ड वाला ग्रीन वाला देख सकते हो। इनका काम क्या होता है? सेम जैसे कि हम लोगों ने अभी सैस के बारे में पढ़ा था कि सैस क्या कर रही थी, हमारे डिज़ाइन को थोड़ा-सा ईज़ी कर रही थी, थोड़ा एफ़िशिएंट बना रही थी, हमारा काम जो था, उसको बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर रही थी। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या करते हैं, हम लोग जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी होती है क्योंकि एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको बहुत सारे लॉजिक लिखने पड़ते हैं, कि कौन से बटन पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाएगा, कौन-सा स्लाइडर कैसे काम करेगा, कौन-सा होवर इफ़ेक्ट कैसे काम करेगा या कौन-सी एनिमेशन किस तरीके से काम करेगी, ये सारा का सारा काम हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं। अब ये सब जब हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ बहुत जल्दी एक हेडेक बन सकती है, बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ सकता है हमको, जिसको बाद में समझना या एडिट करना, वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच वाला काम हो जाता है, दिमाग खराब हो सकता है बंदे का। तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। ये तुम्हारा काम अगेन जैसे एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी तुम्हारा काम आसान कर देता है बहुत ज़्यादा। इससे पहले से ही बिल्ट इन तुम्हारे बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं,
स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं जिसका तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो तुमको एक स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता तुम्हें किसी भी चीज़ को। तो तो एज सिमिलर टू वीएस कोड ना, जो कि हमारे कोर्स को इजी कर देता है। तो सॉरी? अरे मतलब जैसे मतलब कि हमारा हम जो कोड लिखते हैं, हाँ। तो वीएस कोड उसको जैसे मतलब कि इजी कर देता है, वैसे ही ये सारी चीजें, राइट? ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे अगर तुमको एक नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल में अगर कोड लिखना पड़े तो वहाँ पे तुम्हारे पास कोई सजेशंस वगैरह नहीं आएँगे, तुमको प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा बिना किसी गाइडेंस के। और सेम चीज़ इनके साथ भी है कि ये लोग तुम्हारी आगे जाके हेल्प कर देते हैं कि कैसे करना है, बट ये थोड़े से एक्स्ट्रा भी हैं। जहाँ तुम्हारा जो कोड है वो 1000 लाइन का कोड बन रहा होगा, ये लोग उसको 200 या 250 लाइन में ही खत्म कर देंगे। तो तुम लोगों को उतना ज़्यादा लेंथी कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये काम होता है बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का या फिर सीएसएस फ्रेमवर्क का, जो कि हम लोग बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँ कि अगर तुम लोगों को फ्रंट एंड खत्म करने के बाद कहाँ पर आगे जाना चाहिए, मतलब इस बूट कैम्प को खत्म करने के बाद, क्योंकि इस बूट कैम्प में मैंने रिएक्ट को ऐड ही नहीं करा है। रिएक्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा कोर्स है। ठीक है? तो अगर मैं इसके बाद अगर तुम लोगों को बोलूँ तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर किसी को वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वो रिएक्ट को सीखे। रिएक्ट फेसबुक ने बनाया था और फेसबुक खुद भी रिएक्ट के ऊपर ही चल रहा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री है, उसका अराउंड 60 टू 65% जो भी हमारे पास टेक स्पेस है, वो पूरा-पूरा रिएक्ट ने कवर कर रखा है। ज़्यादातर कंपनीज़ जब भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती हैं, तो उनके पास एक ही डिमांड होती है, यार तुमको रिएक्ट आना चाहिए। ठीक है? तो से फर्स्ट नंबर पे रिएक्ट चलता है, सेकंड नंबर पे एंगुलर चलता है और थर्ड नंबर पे Vue.js चलता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि रिएक्ट सीखो और ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे। फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। हाँ, कृष्ण? मैं बोल रहा था जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के 3 थे ना इसमें, तो इसमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं तीनों? नहीं, नहीं, हमको जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क स्टार्टिंग में हमको सिर्फ़ एक ही सीखना है। स्टार्टिंग में क्या, अगर तुम किसी एक चीज़ में मास्टरी कर लेते हो तो तुमको एक ही चीज़ सीखनी है। मैंने जैसे अभी बताया कि जो ज़्यादातर मार्केट स्पेस है, वो रिएक्ट ने कवर कर रखा है। अब आगे ये चीज़ डिपेंड करती है कि यार तुम लोगों ने एक बार बेसिक सीख लिया, थोड़े बहुत फ्रेमवर्क सीख लिए सीएसएस के, तो तुम लोगों को ये चीज़ सीखनी है कि यार मेरे को रिएक्ट के अंदर जाना है या एंगुलर के अंदर जाना है। मेन इन्हीं दोनों के अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता है कि यार रिएक्ट सीखनी है या एंगुलर सीखना है। दोनों के अपने-अपने प्रोज़ हैं, दोनों के अपने-अपने कॉन्स हैं। ठीक है? तो मेरी तरफ से सजेशन यही कॉम्प्लिकेटेड है कौन कि सी है? क्या चीज़? कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा कौन सी है? कॉम्प्लिकेटेड यार, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है या ईज़ी है। दोनों चीज़ें अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और ईज़ी भी हैं। तुमको ये चीज़ सेट करनी होती है कि यार मेरा माइंड कहाँ पे जा रहा है। रिएक्ट जो है, जेएस जो है, जो वो प्रॉपर जावास्क्रिप्ट के ऊपर चल रहा है और बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट का अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है उसका डिवाइस भी। तो तुम लोगों को अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो रिएक्ट सीख के तुम लोग उसमें भी जा सकते हो, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर तुम लोग लिमिटेड नहीं रहोगे। तो इसी वजह से मैं रिएक्ट को ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा था कि रिएक्ट को अगर सीख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसके अलावा रिएक्ट काफ़ी पुराना भी है, तो अगर तुम लोगों को कहीं पे तुम फँस जाते हो, कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे गए हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से आराम से सीख भी सकते। क्लियर हो गया? यस, ओके, तो फ्रंट एंड हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, सॉरी रेडी नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया है। एक हमने बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि फ्रंट एंड हमारा किन-किन चीज़ों से मिलकर चलता है। तो हमने क्या-क्या कवर किया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा हम लोग जब एडवांस पे जा रहे थे तो हमारे पास सीएसएस के फ्रेमवर्क थे जैसे कि सैस, टेलविंड सीएसएस या फिर बूटस्ट्रैप, और सेकंड चीज़ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क थे जैसे कि एंगुलर, व्यूजेएस और रिएक्ट। तो आई होप भाई फ्रंट एंड पूरा क्लियर हो गया हो। इसके बाद फिर हम लोग अब बैक एंड पे आगे मूव करेंगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ भाई, मुझे क्लियर है। ओके, ठीक है। बैक एंड या फिर उसको सर्वर साइड भी बोला जाता है। तो हम लोगों के पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं बैक एंड में या फिर सर्वर साइड में। फ्रंट एंड में काफ़ी सारी चीज़ें थी, आई नो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं। सेम चीज़ हम लोग बैकएंड के साथ भी करते हैं। बैकएंड में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है सर्वर, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो फाइल्स हैं, वो स्टोर होकर कहाँ पे जाती हैं? एक डाटाबेस के अंदर या फिर एक सर्वर के अंदर। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि कनेक्ट करने के काम आती है, और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है डाटाबेस।
सर्वर देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वर क्या होता है? जो नीचे तुम लोग इमेज देख रहे हो, इस तरह की इमेज तुम लोगों ने 100% किसी मूवी में या कहीं इंटरनेट पे या किसी यूट्यूब वीडियो पे देखी होगी, पक्की बात। कुछ इस तरीके से सर्वर दिखाई देते हैं, ठीक है? सर्वर कुछ भी नहीं है, सर्वर क्या है? एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, ठीक है? सर्वर इज़ अ ह्यूज डाटा सेंटर व्हिच इज़ कनेक्टेड टू द पावरफुल कंप्यूटर। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर से हमेशा कनेक्टेड रहता है। ये जो तुम इमेजेस देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्टेड कंप्यूटर से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और 24/7 चलते हैं, ठीक है? इनको बहुत रेयरली कभी बंद करा जाता है, वो भी कभी मेंटेनेंस वगैरह के लिए करना पड़ा तब, वरना इनको बंद नहीं किया जाता, जिसको हम बोलते हैं कि वेबसाइट डाउन है या फिर सर्वर डाउन है। जब भी हम लोगों ने देखा बैंक वगैरह जाते हैं ना, एसबीआई में हमेशा उनका सर्वर डाउन रहता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जब भी बोला कंप्यूटर बंद हो जाएगा मतलब सर्वर डाउन हो जाएगा। तो कंप्यूटर ऐसे बंद। भाई उनका हमेशा सर्वर बंद रहता है, मतलब हाँ, कंप्यूटर हमेशा बंद रहता है हाँ। उनका। हाँ, उन लोगों का अलग बात हमेशा नहीं है। सर्वर डाउन रहता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? सर्वर ऑन रहते हैं, बट डिपेंड करता है कि यार सर्वर के पास पावर कितनी है। तो हो भी सकता है कि एसबीआई के पास जो सर्वर हो वो उतने ज़्यादा पावरफुल ना हो, जो कि मेरे को लगता नहीं कि होंगे, कि मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, बहुत बड़ा बैंक है। अब वो 24/7 ऑन रहता है, तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो भी तुम्हारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, वो हमेशा लाइव रहती हैं, ठीक है? अब वो लाइव रहेंगी, तो जब भी कोई भी बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो कंप्यूटर उसको तुरंत वहाँ पे सर्च करके आगे दे सकता है। अगर कंप्यूटर ही बंद है, यहाँ से इंटरनेट से आगे जाके डाटाबेस को क्या बोला कि यार अपने जो भी तुम्हारे पास डाटाबेस है या जो भी तुम्हारा सर्वर है, उसके अंदर जाके चेक करो कि ये वाली फाइल्स कहाँ पर है। अब वो सर्वर ही बंद पड़ा हुआ है, तो फाइल चेक कहाँ पे करेगा इंटरनेट? तो इस वजह से वहाँ पे सर्वर डाउन का हमारे पास एरर आने लग जाती है और वेबसाइट हमारी चलती नहीं है। सेम चीज़ होती है यहाँ पे, ऐसे ऊपर इमेज में देख भी सकते हो, कोई भी क्लाइंट हो सकता है, तो हमारे पास एक पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं एक सर्वर से। सेकंड चीज़ हमारे पास जो आती है, वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमने स्टार्टिंग में फ्रंट एंड में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी थी, जो कि थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बनी ही थी फ्रंट एंड यूज़ के लिए, ठीक है? जावास्क्रिप्ट को और कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता था कुछ टाइम पहले तक। अब काफ़ी जगह पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफ़िकेशंस कर दी हैं। जब स्टार्टिंग में बनी थी, तब जावास्क्रिप्ट इसी वजह से बनी थी कि बस फ्रंट एंड के अंदर चल जाए, कि सामने बंदों को कुछ दिखाई दे जाए, इंटरैक्टिव सा। जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती हैं, उसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि पीएचपी चलती है, पाइथन चलती है, जावा चलती है, नोड.जेएस चलती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है? पीएचपी काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छे से चल रही थी, अब धीरे-धीरे लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं और मतलब बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसको यूज़ करना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है? सबसे ओल्डेस्ट है ना पीएचपी। क्या चीज़? सबसे पुरानी है ना पीएचपी। हाँ, तो क्या पढ़नी है? नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है पीएचपी नहीं पढ़ना। नहीं, मतलब पीएचपी है तो सबसे पुरानी ना। हाँ, पीएचपी काफ़ी पुरानी है, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ, जब भी तुम पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर अगर बाय चांस तुमको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि तुम लोग किसी पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो वहाँ पर तुमको पीएचपी देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब ज़्यादातर जो नई स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जितनी भी नई कंपनीज़ हैं, वो लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग पीएचपी को यूज़ ना करें, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ बैकएंड इन द बैकएंड इज़ यूज्ड टू राइट फंक्शंस एंड लॉजिक इन अ वेबसाइट। इट इंस्ट्रक्ट्स द वेबसाइट ऑन हाउ टू यूज़ डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए तुमको पहले डाटाबेस को समझना पड़ेगा कि डाटाबेस क्या होता है। तो पहले यहाँ पर आते हैं कि एक डाटाबेस होता कैसे है, ठीक है? तो डाटाबेस इज़ वेयर यू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन अ सर्वर फॉर वेबसाइट, ठीक है? जो भी तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर हो रही है? डाटाबेस पे स्टोर हो रही है, ठीक है? इट कैन बी यूज़र्स नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग जब कहीं पे शॉपिंग वगैरह करते हो, तो तुमसे ये सारी की सारी डिटेल्स ली जाती हैं, खासतौर पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले तो सारी डिटेल्स ले लेते हैं तुमसे। तुम्हारा एड्रेस ले लेंगे, नाम ले लेंगे, फ़ोन नंबर ले लेंगे, ईमेल आईडी ले लेंगे, ओटीपी माँग लेंगे तुमसे। ओटीपी हालाँकि स्टोर नहीं करके रखते हैं, बट स्टिल, और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई पेमेंट डिटेल है, जैसे तुम्हारी यूपीआई है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी स्टोर करके रखी जाती है एक डाटाबेस के अंदर, ठीक? ज़्यादातर जो डाटाबेस होते हैं वो सीक्वल के ऊपर यूज़ करे जाते हैं, उसके लिए सीक्वल का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग उसको एसक्यूएल पढ़ते हैं, बट एसक्यूएल सिर्फ़ लिखा जाता है और उसको बोलते सीक्वल है। सीक्वल की जो फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे राइट हैंड साइड में इमेज देख सकते हो नीचे वाली, इसमें इस तरीके से टेबल्स बनाई जाती हैं और ये सारी सारी टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ताकि हम लोग जब भी हमको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सारी की सारी टेबल्स आपस में देख सकें कि हमको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ से डाटा को फेच करते हैं और आगे यूज़र को दिखा देते हैं, ठीक है? Database is stored in the form of tables like you see in Excel sheet. Then we use SQL to read, write, edit या फिर delete this data. ठीक है? तो जितना भी database है वो कैसे स्टोर किया जाता है? टेबल की फॉर्म में किया जाता है। 2D टेबल्स बनती हैं, 3D टेबल्स नहीं होती, 2D टेबल्स होती हैं।
और जैसे कि तुम लोग एक्सेल शीट वगैरह में देखते हो बॉक्स बॉक्स से बने होते हैं, काफ़ी सारे अलग टेबल्स बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीक्वल का यूज़ करते हैं उस डाटाबेस को रीड करने के लिए, उस डाटाबेस को राइट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, या फिर उस डाटा को डिलीट करने के लिए। डाटाबेस एक सर्वर के ऊपर चलता है जैसे कि एमएस सीक्वल, ठीक है, या फिर जो कि विंडोज़ पे यूज़ करा जाता है, या फिर माई एसक्यूएल। और जब भी हम लोग माई एसक्यूएल बोलते हैं तो फिर ये माई सीक्वल नहीं होता, ये माई एसक्यूएल होता है। थोड़ा-सा ट्रिकी है बट याद करना पड़ेगा, ठीक है। और माई सीक्वल जो है वो लिनक्स के ऊपर यूज़ करा जाता है। अब थोड़ा-सा क्रिश बोलो भाई, विंडोज में भी तो यूज होता है माई एसक्यूएल। क्या चीज़? माई एसक्यूएल विंडोज में भी तो यूज होता है। हाँ, हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली चीज़ यूज़ करी जाती है वो विंडोज़ में हम लोग एमएस एसक्यूएल का यूज़ करते हैं सीक्वल का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमको प्रोवाइड कराया जाता है। और लिनक्स में हम लोग बेसिकली माई सीक्वल का यूज़ करते हैं, ठीक ठीक है। है। ये डाटाबेस उन्हीं कंपनीज़ ने बना रखे हैं, लिनक्स वालों ने बना रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वालों ने बना रखे हैं। तो इस तरीके से डाटाबेस होते हैं। अब डाटाबेस में हम लोग जैसे एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तुम एक वेबसाइट पे गए, जैसे हम लोग फेसबुक की बात कर ले रहे हैं। फेसबुक पे गए, वहाँ पे जाके तुमने साइन अप करा। वहाँ पे तुमने अपना फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, ठीक है। उसके अलावा तुमने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और उसके बाद ओटीपी के साथ तुमने उस पे साइन अप कर दिया। तुम्हारी आईडी बन गई फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब ये जितना भी डाटा था ये सारा का सारा फेसबुक ने अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रख लिया, ठीक। ये सारा काम हो गया, डाटाबेस स्टोर हो गया, हमारा काम खत्म। अब यूज़र जब दोबारा जा रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो गया और अब उसको लॉगिन करना है वहाँ पे जाके, क्योंकि एक बार वो अपनी आईडी बना चुका है, ठीक है। अब जब भी सामने जाएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना ईमेल आईडी को इनपुट करेगा, ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है उसको इनपुट करेगा। और उसके साथ वो किसको इनपुट करेगा, साथ में पासवर्ड को इनपुट करेगा। अब उसने दोनों चीज़ें इनपुट कर दी और साथ में उसने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया कि अब मेरे को लॉगिन कर दो। तो अब वेब ब्राउज़र करेगा क्या, सबसे पहले वर्क करेगी जावास्क्रिप्ट जो कि फ्रंट एंड में है। वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सबका एक पैकेज बनाएगी, यानी कि जितनी भी एचटीएमएल का कंटेंट वहाँ पर दिखाई दे रहा था वो सारा का सारा विद इंक्लूडिंग तुम्हारी ईमेल जो तुमने अभी-अभी इंक्लूड करी है उसके फॉर्म के साथ, और ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी इंक्लूड करा है, या और उसके साथ जो भी पासवर्ड है उसको, उन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करेगा, उसका एक पैकेज बनाएगा और वो इंटरनेट को भेज देगा। इंटरनेट वहाँ से वही वाला जो भी डाटा था, जो भी वो वाला पैकेज है, उसको सर्वर पे भेजेगा और सर्वर वहाँ पे जाके डाटाबेस के अंदर उसको सर्च करेगा कि इस वाली ईमेल से या फिर इस वाले फ़ोन नंबर से कोई आईडी है या नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करी जाएगी, जो जिसका काम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये काम होता है कि ये चीज़ चेक करना है यार वहाँ पे जाके कि भाई इस नाम से कुछ है भी या नहीं है। अगर है, तो फिर वो आगे जाके चेक करेगा। पहले हम इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि उस नाम से कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से कोई आईडी फ़ेसबुक पे बनी ही नहीं है। तो वो सबसे पहले वहाँ पे जाके चेक करेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आगे जाके वो एरर दिखा देगा, यार तुमने ना ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप नहीं कर रखा, तुम्हारा हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। तो तुम पहले यहाँ पे अकाउंट बनाओ, पहले साइन अप करो, उसके बाद साइन इन करना या लॉगिन करना। ये चीज़ हो जाती है। तुम उसके बाद क्या लेते हो, अगर उसको वहाँ पे डाटा मिल गया, तो उसके बाद वो चेक करेगा कि यार ये वाली जो बंदे ने मेरे को ईमेल दी है या फ़ोन नंबर दिया है, इसके साथ पासवर्ड एक्चुअली कौन-सा डला हुआ है, जो स्टार्टिंग में ही डाला जाता है साइन अप करते हुए, तो उसको चेक करेगा। अगर तो दोनों पासवर्ड मैच हो रहे हैं, तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजेगा अगेन एक पैकेज बना के कि इसको फेसबुक के होम पेज पे भेज दो, ठीक है? क्योंकि इसकी जो आईडी और पासवर्ड थी, वो दोनों सही थी। अगर वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये देखा कि दोनों का जो आईडी और पासवर्ड था, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से क्या करेगा, पैकेज में एरर को डालेगा और साथ में उस पैकेज को भेज देगा और तुमको साथ में दिखाई देगा, कि यार जो भी तुम्हारा पासवर्ड था वो इनकरेक्ट था। अब या तो तुम नया पासवर्ड डालो इसमें या फिर सॉरी, या तो तुम दोबारा से इसमें पासवर्ड डालो या फिर एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट करो। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर ही काम करता है और ये चीज़ होती है हमारी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। तो ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कंप्लीट हो गई और डाटाबेस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा बेसिक सेटअप ऑफ वेब डेवलपमेंट की। आगे जाके हमको सेटअप करना है किस तरीके से। यहाँ तक डाउट है किसी का कोई? इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो वेब डेवलपमेंट का। नो डाउट सर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है तो और इसको भी बंद एक। अब जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यार हमको क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए हमको अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट करने के लिए। और मैं ये होप करूँगा कि जब तुम लोग कर रहे हो तो अपना सिस्टम वगैरह ऑन करके बैठना ताकि साथ-साथ में करते रहो, ठीक है? वरना भूल जाओगे बाद में कि क्या-क्या बताया गया था, या एटलीस्ट रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास। तो हम लोग यहाँ जाते हैं थैंक यू गूगल पे। भाई।
अरे यार रिकॉर्ड कर लो ना तुम। मैं रिकॉर्ड कर रहा ठीक हूँ, है। कोई इशू नहीं है, तुम लोग बाद में देख सकते हो इसको, ठीक है। हाँ फिर वैसे ठीक अगर है। साथ में करोगे, स्पेशली अगली क्लासेस से जब हम एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग साथ साथ में करते अरे यार लैपटॉप खराब हो रखा है, बताया तो था। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और गूगल पे हम लोग जाके लिखते हैं VS कोड। हम लोग VS कोड पे गए और सबसे पहले हमारे पास ये वाली वेबसाइट आती है विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से। इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस निकल के आते हैं, एक हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हम किसी भी क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद VS कोड जो है तुम्हारा कुछ इस तरीके से निकल के सामने आता है, ठीक है। सबसे पहले जब तुम स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आएगा। इसको थोड़ा सा टाइम देना लोड होने का, स्पेशली स्टार्टिंग में जब तुम फर्स्ट टाइम करते हो तब का। अब तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस नहीं होंगे यहाँ पे, 1 2 3 और ये वाले 4 ऑप्शंस होंगे, ये बीच वाला नहीं होगा जब भी तुम लोग एक नया VS कोड स्टार्ट करोगे तो हमारा बस यही काम है। सबसे पहले तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कोड एडिटर के साथ बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर हो जाओ। तो हम यहाँ फ़ाइल में जाते हैं, यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट फ़ाइल बना सकते हैं या फिर हम लोगों को जैसे कोई और फ़ाइल बनानी है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग एक HTML फ़ाइल के ऊपर काम करेंगे, तो यहाँ से न्यू फ़ाइल पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ओपन फ़ोल्डर के नाम से। फिलहाल हमको ये सब नहीं करना है, हमको सिर्फ सेटअप करना है। तो हम लोग यहाँ लास्ट में आ जाते हैं, एक्सटेंशंस के नाम से हमारे पास एक डायलॉग है, यहाँ पर अगर देख सकते हो तो लास्ट में आना है हमको। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर रखा है। तो बस तुमको यहाँ पे जाना है, ये ऊपर सर्च बॉक्स है और जो भी न मैं नाम बता रहा हूँ, उन सारे के सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेना। मैं साथ-साथ में ये बता देता हूँ तुम लोगों को कि उसका यूज़ क्या है। अब मैंने काफ़ी सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो तुमको सब कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ वही वाले इंस्टॉल करने हैं। पहली चीज़ है तुम्हारे पास ऑटो रीनेम टैग के नाम से। ये क्या करेगा, जब भी तुम HTML के ऊपर काम करते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग टैग आता है और एक क्लोजिंग टैग आता है जिसमें दोनों नेम सेम होते हैं, ठीक है? अगर इसमें साथ में दे रखा हो तो शायद हाँ, कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे पास ये A टैग है, तो यहाँ पर A स्टार्टिंग में भी है और A एंड में भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैसल हो जाती है कि यार जब भी हमको एक चेंज करना पड़ता है तो हमको दूसरा वाला भी चेंज करना पड़ता है। तो ऑटो रीनेम टैग क्या करता है कि जब तुम उसमें से किसी एक टैग को चेंज करोगे, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस वाले टैग का काम ये है। सेकंड एक्सटेंशन तुमको चाहिए, एक्सटेंशन जो है वो है तुम्हारा कोड स्पेल चेकर को। तो ये तुम्हारी थोड़ी इंग्लिश में हेल्प कर देता है कि यार जब भी तुम टाइपिंग में मिस्टेक वगैरह करते हो, तो जैसे तुम्हारे फ़ोन में आता है ना गूगल कीबोर्ड में कि जब भी तुम टाइप कर रहे हो तो सजेशंस दिखा देता है या कुछ रॉन्ग मिस्टेक होती है, कुछ गलत लिखते हो तो वो चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए ये चीज़ अच्छा है कि यार इंग्लिश गलत नहीं होगी किसी को रुक बोलने जा, से। पहले वाला कौन सा था? पहला वाला था ऑटो रीनेम टैग के नाम से। रुक जा एक सेकंड। डन। सेकंड, हाँ सेकंड। सेकंड है हमारे पास कोड स्पेल चेकर एक सेकंड। और ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है, स्ट्रीट साइड सॉफ्टवेयर के नाम से होगी। कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अभी डिसेबल या इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। डन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए हिटलाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन है HTML CSS सपोर्ट के नाम से। इसमें क्या होगा, जब भी तुम लोग HTML या CSS का कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो तुमको सजेशंस देनी स्टार्ट कर देगा VS कोड, ठीक है, ताकि तुमको कम्प्लीटली सब कुछ खुद से ना लिखना पड़े। एक एस किसका है ये? HTML CSS। HTML CSS सपोर्ट के नाम से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स के नाम से। ये तुम्हारा काम करेगा जावास्क्रिप्ट की कोड के सजेशंस देने में। जब भी हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी तो ये हमारी हेल्प करेगा हमारे जावास्क्रिप्ट को लिखने में। इसको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग क्या चीज़ लिखने वाले हैं आगे, मतलब मोस्टली सारी चीज़ें नहीं, मोस्टली सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तुम्हारी हेल्प करता है, जैसे जैसे तुम कोड करते रहोगे उसमें लाइव चेंजेस तुमको दिखाई देते रहेंगे साथ साथ में। तुम लोगों को बार बार सेव करना, फिर बाद में रन करना, फिर सेव करना, फिर रन करना, बार बार ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही टाइप करोगे साथ साथ में तुमको दिखता रहेगा कि क्या चेंजेस। प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2-3 एक्सटेंशंस कुछ इस तरीके से हैं जो कि हमारे VS कोड को थोड़ा दिखने में अच्छा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि VS कोड जब स्टार्टिंग में आता है तो वो थोड़ा बेसिक सा लगता है, बट हमको चाहिए थोड़ा अच्छा लगे। तो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल थीम आइकन के नाम से, सॉरी मटेरियल आइकन थीम के नाम से, तो यहाँ पे जाके तुम देख।
क्लिक करके, ठीक है। तो मटेरियल आइकन थीम के नाम से हमारे पास एक, दूसरा है हमारे पास वन डार्क प्रो। ये थीम सेट करता है, जैसे अभी थोड़ा पर्पलिश टाइप का दिख रहा है, डार्क पर्पलिश टाइप का मेरा वीएस कोड, तो यहाँ से कलर थीम तुम लोग सेट कर सकते हो। लास्ट चीज़ है हमारे पास प्रिटियर, जो कि है एक कोड फॉर्मेटर, यानी कि कोड दिखने में कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्पेसिंग ऐड कर देता है, या इंडेंटेशन हमको करनी होती है, टैब्स वगैरह डालने होते हैं, वो प्रिटियर रीडर। ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है रेनबो ब्रैकेट्स के नाम से हमारे पास है। ये क्या करता है, जो सेम ब्रैकेट्स आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोड के ऊपर काम करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रैकेट्स आने लग जाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स, उनके अंदर ब्रैकेट्स, तो कभी कभी हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर खो जाते हैं। तो ये लोग जो सेम आपस में जो कनेक्टेड ब्रैकेट्स होते हैं उसके कलर को सेम कर देता है, तो वो चीज़ हमारे लिए आसानी रहती है उसके लिए है। और ठीक है। बस इतने ही हमारे थे। और इसके साथ हमारा जो सेटअप है पूरा वीएस कोड का, वो भी हो जाता है ख़त्म, ठीक। अबे भाई, बाकी को तूने मेन मेन चीज तो बताई नहीं, सी प्लस प्लस वाला ये सब, और सी प्लस प्लस तो है ही नहीं, सॉरी। हमारे पास वेब डेवलपमेंट इतने ही एक्सटेंशन चाहिए थे, और वो जो हो चुके हैं हमारे ख़त्म। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास वगैरह, आई होप किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ